ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 9। हमारा आज का विषय है हिंदी, जिसमें हम गद्य का चौथा पाठ जाबिर हुसैन के द्वारा लिखा हुआ सांवले सपनों की याद पढ़ेंगे। तो पाठ पढ़ने से पहले हम जाबिर हुसैन के बारे में थोड़ा परिचय ले लेते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्ष को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्ति पर लिखी गई उनकी डायरी चर्चित प्रकाशित हुई है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। अब हमारा आज का पाठ है सांवले सपनों की याद। इसके अंतर्गत सांवले सपनों की याद जो है वो जाबिर हुसैन द्वारा लिखित संस्मरण है, जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली को समर्पित। यह संस्मरण जून 1987 में सलीम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया है। सलीम अली की मृत्यु से दुखी लेखक ने अपने दुख और अवसाद को इस पाठ के रूप में व्यक्त किया है। लेखक ने सलीम अली को पक्षी विशेषज्ञ के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी माना है। तो आगे हम पाठ पढ़ते हैं। सुनहरे पक्षियों परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम यानी जनसमूह या भीड़ मौत की खामोश वादी यानी कि घाटी की तरफ अग्रसर है, यानी आगे बढ़ रहा है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सलीम अली, अपने कंधों पर सैलानियों यानी यात्रियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। अंतहीन यानी जिसका कोई अंत न हो, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन यानी छोड़कर कहीं से चले जाना। अब तो वो वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। विलीन यानी मिलकर अदृश्य हो जाना। जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत यानी गर्मी, जिस्म यानी शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मतलब यहाँ पर है कि जो लेखक सलीम अली हैं, सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है, ऐसा उन्होंने बताया। यह झुंड मौत की वादी में जा रहा है, जिसमें सबसे आगे सलीम अली हैं। वे अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हुए हैं। यह उनका अंतिम सफ़र है। वे उन वन पक्षी की तरह विलीन हो रहे हैं जो अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। इस सोए हुए पक्षी को कोई जगाना नहीं चाहेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है, ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और अवसारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सलीम अली। यानी सलीम अली की इस बात से दुखी थे कि लोग पक्षियों को आदमी की तरह की नज़र से देखते हैं। वे झरने, पहाड़ों, जंगलों को भी इसी दृष्टि से देखते थे। ऐसे में वे इनके मधुर संगीत का अनुभव नहीं कर पाते थे।
लेखक का मानना है कि इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन के भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं ये सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने के पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का मालिक सैलानियों को हिदायत देता तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? यहाँ पर लेखक बोलते हैं कि लेखक का मानना है कि इतिहास में पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की और कब मधुर स्वर में बंसी बजाई कि वृंदावन पूरा संगीतमय हो उठा था। पर आज वृंदावन जाने पर भी उसका यमुना का जो सांवला पानी है वो सारे घटनाक्रम को याद दिलाता है। कृष्ण की बांसुरी से जो उत्पन्न जादू था वो वृंदावन से कभी भी खाली नहीं हो सकता है और आज भी जैसे सुनाई पड़ता हुआ जान पड़ता है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सलीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। यानी सलीम अली जो थे कमज़ोर शरीर वाले सलीम अली की मृत्यु लगभग 100 साल की उम्र में हुई। उनकी मौत का कारण था कैंसर। उस उम्र में भी उनकी आंखों की ज्योति अच्छी थी जो पक्षियों की हिफाजत के लिए पूरा तैयार रहता था। वे अपनी मृत्यु के निकट तक पक्षियों के बारे में जांच पड़ताल करते रहे। सलीम अली प्रसिद्ध बर्ड वॉचर भी थे। एकांत के क्षणों में प्राकृतिक दृश्यों को देखने में खोए रहते थे। प्रकृति के लिए अपनी हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया थी जिसे उन्होंने अपने जीवन संगिनी तहमीना की मदद से बनाई थी। वे पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी थे और उनका ये पर्यावरण प्रेमी होना ये साबित करता है कि सलीम अली की आंखों पर जो दूरबीन चढ़ी रहती थी पक्षियों को देखने के लिए वो उनके मौत के बाद ही उतरी थी। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सलीम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठिनी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सलीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे।
पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सलीम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। आज सलीम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? यहाँ पर जो थे सलीम अली, तो उनकी जो पत्नी थी जीवन संगिनी तहमीना, उन्होंने उनका काफ़ी मदद किया था। उनके इस पर्यावरण प्रेमी होने के साथ में जो भी उनके कार्यक्रम होते थे उसमें उन्होंने बहुत ही मदद किया था। जब एक बार वो केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्तानों से हवा के झोंके में से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले, उनकी चिंता देखकर प्रधानमंत्री की आंखें भर आई। आज चौधरी चरण सिंह भी जिंदा नहीं है और न ही वो पर्यावरण प्रेमी सलीम अली जिंदा है। ऐसे में प्रकृति, पर्यावरण और पक्षियों की चिंता कौन करेगा? सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। सलीम अली की आत्मकथा का नाम था फॉल ऑफ स्पैरो। इसी बात से प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद की बात याद आ गई। कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से उनके पति के बारे में कुछ लिखने को कहा था, तो फ्रीडा का जवाब था कि उनके पति के बारे में उनसे ज़्यादा उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। इस तरह लॉरेंस और सलीम अली दोनों ही प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान मिल जाएगा? मेरी आंखें नम हैं सलीम अली, तुम लौटोगे ना। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली गौरैया उन्हें जीवन भर के लिए नई नई खोज और नए नए रास्तों की ओर ले गई। उसी दिन से वह पक्षियों के विषय में ज़्यादा रुचि लेने लगे। पक्षियाँ प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए नित नई ऊंचाइयाँ छूने लगे। वे भी लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए थे। सलीम अली आजीवन भ्रमणशील रहे। उनकी यायावरी देखकर लगता है कि वे आज भी पक्षियों की ही खोज में निकले होंगे और कुछ ही देर में अपने गले में दूरबीन लटकाकर पक्षियों की जानकारी लिए हुए वापस आ जाएंगे। लेखक पूछता है कि तुम लौटोगे ना सलीम अली? यहाँ पे सलीम अली के आने का इंतज़ार करते हुए लेखक ने लिखा है कि हो सकेगा शायद वो अभी भी वापस आ जाएंगे। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है।